जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड क्लास 10th का सेट सी, जिसको परीक्षा बोर्ड ने रिलीज किया है। और इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है बच्चों, ये पूरा बोर्ड के पैटर्न पे रहता है, इसलिए इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किससे शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, वेरी लॉन्ग आंसर आएंगे, ये इससे पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p3। तो आपको किसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है बच्चों, p3 का। आपको px कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, p3 का। तो आप क्या करोगे, x की जगह क्या रखोगे 3, x की जगह 3 प्लस 2। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 3 जा कितना होगा 9 प्लस 2, 9 प्लस 9 कितना होगा 18, 18 प्लस 2 कितना होगा 20। तो p3 का वैल्यू कितना होगा 20। इस तरीके से बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका डी। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वो कहां पे दिया हुआ बच्चों, ए पे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, इफ द सिस्टम हैज a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 देन द लाइन शोज। बच्चों आपको मालूम है ये क्वेश्चन जो है वो किस चीज का है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। किसका कंडीशन है बच्चों, नो सॉल्यूशन। अब जब ये एक दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। नो सॉल्यूशन तभी होता है बच्चों जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती। एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत जगह पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन। पर अगर एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब है लाइन कहीं एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नो सॉल्यूशन का पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसके लिए होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, लाइंस एक दूसरे को एक बार टच करती है। एक लाइन यहां से गई, एक लाइन यहां से गई, कितने जगह पे टच कर रही है, एक जगह। यूनिक का मतलब होता है एक। कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं बच्चों, ये दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ये लाइन यहां से गया, जो दूसरा लाइन है बच्चों वो भी इसी के ऊपर से जाएगा, दूसरी लाइन इसी के ऊपर से जाएगी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इफ ए रेशियो बी रेशियो सी। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर तीन वैल्यू दिया हुआ है तो बीच वाले का स्क्वायर आजू और बाजू वाले के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए इंटू सी। ये होगा बच्चों इसका आंसर, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए इंटू सी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था बच्चों, सेम ऐसे ही 0.5 माइनस 2 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे क्या रहता है नेगेटिव। वाई एक्सिस यहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे नेगेटिव। हमेशा हम कोऑर्डिनेट किसका लिखते हैं बच्चों, एक्स और वाई का। किसका किसका लिखते हैं, एक्स का और वाई का। तो इसमें साइन कैसे लगाते हैं बच्चों, जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उसके साइन को लगाते हैं। जैसे यहां पे x इस क्वाड्रेंट की बात करें तो x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव। अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव। और यदि इस क्वाड्रेंट की बात करें तो x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, नेगेटिव। और यदि मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो x क्या है बच्चों, पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव। ठीक, x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर आप देख रहे हो x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, नेगेटिव। वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। आप है ना इस साइन से ही पहचान सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव यहां पर है, y का वैल्यू नेगेटिव कहां पर है, यहां पर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द अकाउंट इन विच द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन ओनली बी विथड्रॉन आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स टाइम पीरियड। क्वेश्चन में बोल रहा है एक अकाउंट जिसमें आपने पैसा जमा कर दिया पर उसका पैसा बीच में नहीं निकाल सकते, यानी आपने 2 साल के लिए जमा किया है तो 2 साल के बाद ही निकाल सकते। 2 साल बाद जो आप पैसा निकालते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी अमाउंट। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे कि अगर कोई किसी पैसे को आपने किसी बैंक में जमा कर दिया और उसके मैच्योरिटी यानी उसके टाइम पूरे होने के बाद निकालेंगे तो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं। तो बच्चों मालूम है उसको बीच में नहीं निकाल सकते, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्या नाम है उसका, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बच्चों इंग्लिश को समझ जाओगे तो कई क्वेश्चंस आपसे उसी से बन जाएंगे। द वैल्यू ऑफ साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√2। और अच्छी बात यह है कि cos 45 का वैल्यू भी वही होता है, पूरी वैल्यू सेम है, कटेगा तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 1। तो 7 का आंसर कितना हो जाएगा, ए। वैल्यूज याद रहेगी तो आप आराम से बना सकते हैं बच्चों। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इन अ सेमी सर्कल, ये क्या है बच्चों, सेमी सर्कल। ये डायमीटर यहां पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। डायमीटर किसको बोलते हैं, जो लाइन सर्कल को एक एंड से दूसरे एंड तक सेंटर से जाता हुआ क्रॉस करना। तो ये क्या है बच्चों, 180 डिग्री बना रहा है। तो आपको मालूम है बच्चों जितना एंगल सेंटर में बनता है उसके सामने एंगल क्या रहता है, उसका आधा, 180 का आधा कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी, 90 डिग्री। द टोटल नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल्स इन अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो रहता है बच्चों उसमें कितने डायगोनल्स रहते हैं, 4। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे ये रेक्टेंगल है बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा रेक्टेंगल में 2 डायगोनल बनता है। अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल। ये कौन है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कितने डायग्राम बनेंगे, 2, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। और क्यूबॉइड जो है हमारा वो 3 डायमेंशनल, उसमें कितने डायगोनल बनेंगे, फिक्स है बच्चों, चाहे क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे, 4 डायगोनल्स बनेंगे। द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस इन अ सर्कल इज, ये बच्चों एक सर्कल है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर। यहां से एक लाइन ड्रॉ की तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। सिमिलरली यहां से भी एक लाइन ड्रॉ की तो इसको भी क्या बोलेंगे, रेडियस। पर इस पूरी लाइन को अपन बोलते हैं डायमीटर, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। चलो यहां नहीं पूछा है। तो डायमीटर जो रहता है बच्चों यहां से लेकर यहां तक है, इसमें कितने रेडियस आए, 2 रेडियस। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, 2 रेडियस। डायमीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस, बी होगा बच्चों इसका आंसर। बच्चों कंसेप्ट मालूम रहे तो एमसीक्यूज इजीली बन जाएंगे, इसलिए बेसिक्स याद रखिएगा बच्चों। 10th क्लास में ज्यादा हार्ड एमसीक्यू नहीं आते। नेक्स्ट जो है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हो बच्चों ये क्वेश्चन दिया है सम ऑफ जीरो, तो आपको मालूम है सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला कितना होता है, -b/a। अब यहां पे a कितना है बच्चों, 2, b कितना है -7, c कितना है -9। ठीक है, ये है a, ये है b, ये है c। तो b का वैल्यू कितना है, -7। बच्चों मोस्टली यहां माइनस दे के यहां लिखना नहीं बोलना है, जो वैल्यू लिखा है वो लिखना है। ये है माइनस, b का वैल्यू -7 और c, a का वैल्यू कितना है, 2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 7/2। आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट यही आंसर लिखना है, 7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जिस अमाउंट पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, यानी जो पैसा आपने बैंक में जमा किया उसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री इज। बच्चों tan थीटा का वैल्यू 1 आता है tan 45 डिग्री में।
तो आपसे पूछ रहा है थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। द स्पेशल रेशियो इन विच मेजरमेंट ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल शेप इज कॉल्ड। बच्चों ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी करे थे, क्या बोलते हैं इसको, द स्पेशल रेशियो इन विच मेजरमेंट ऑफ टू सिमिलर शेप्स इज कॉल्ड स्केलर फैक्टर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन कैसे बनाते बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसी के साथ लिख देते ऐसा, टू दैट नंबर। क्वेश्चन में बोल रहा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो नंबर से बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। ठीक है, इट्स स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली फॉर्म विल बी। अब यहां पे ये क्या दिया है बच्चों, फॉर ऑल, सभी नंबर के, पर एक इसको बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को। तो हम यहां पर क्वेश्चन में नंबर हमको क्लियरली मेंशन किया गया है ए। स्क्वायर ऑफ द नंबर मतलब ए का क्या कर देंगे स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला बच्चों नंबर हमको कौन सा लेना है ए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर ऑफ नंबर यानी क्या होगा, ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर क्या है हमारा ए। तो ये होगा बच्चों हमारा आंसर। हमने ए क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ए, नहीं तो नॉर्मली आपको जो लेटर लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, चेक वेदर gx इक्वल टू x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले बच्चों फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड करे। मतलब फॉर एग्जांपल 10 किससे किससे डिवाइड होता है, 10 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 5 से और खुद 10 से। तो इन सब नंबर जिससे वो डिवाइड होता है वो उसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इस नंबर को हम अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तो ये इस डिवाइड होगा क्या। क्वेश्चन में बोल रहा है चेक करो। इसका मतलब डिवाइड तभी होगा बच्चों जब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जिसमें पूछता है कि फैक्टर है कि नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जिससे डिवाइड करना उसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट रहता है बच्चों, आराम से आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूं, फैक्टर्स मतलब इसका फैक्टर उसी को कहेंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहे ये इसको डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, तो हम इसको दो मेथड से बनाते हैं बच्चों, डिवाइड वाले मेथड से और रिमाइंडर थ्योरम मेथड से। पर अगर डिवाइड मेथड से बनाओगे तो इट विल टेक टाइम, बड़ा है, पर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको इसको डिवाइड मेथड से नहीं बनाना है, इसको रिमाइंडर थ्योरम से बनाना है। और रिमाइंडर थ्योरम से बनाने का रूल क्या रहता है बच्चों, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 लेते हैं और वहां से x का वैल्यू निकालते हैं। फिर आप अपने x की वैल्यू को किसमें पुट कर दोगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है। जैसे यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल गिवन है, x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 ये दिया हुआ। अब x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे बच्चों, 2। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जा कितना होगा 12, 4 2 जा कितना होगा 8 माइनस 4। एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन। बच्चों डिवाइड तभी होगा जब रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये 8 है और ये भी 8 है, दोनों क्या है प्लस में, तो 8 प्लस 8 कितना होगा 16। ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सेम साइन रहता है तो ऐड हो जाता है। 12 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 16। ये नेगेटिव तो आंसर भी कितना आएगा नेगेटिव। और 16 माइनस 16 आपका क्या होता है 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। शायद समझ आ गया होगा बच्चों, इसमें नहीं समझ आने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं।
एकदम सिंपल है बच्चों। x माइनस टू इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जिससे डिवाइड करना उसको इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा। इस x की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम बोलेंगे x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल सेलेक्ट करना है, इसका फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल जैसा नाम ही बता रहा है, कौन से नंबर पे होगा बच्चों, फोर्थ नंबर पे। एक है 7, एक है 3, एक है 21। तो फोर्थ नंबर पे हम क्या ले लेते हैं, x। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल ठीक। तो यहां पे क्या होगा, 7, 3, 21 x। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7 इंटू 3 21 इंटू एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 7/3 इक्वल टू 21/x। यहां से होगा क्या बच्चों, 7 इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 21। ठीक है, तो अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, कभी भी ऐसे 4 वैल्यू दिए रहती है, सामने के 2 रेशियो किसके इक्वल होंगे, पीछे के 2 रेशियो के इक्वल, और बीच में क्या साइन लगाना है, प्रोपोर्शनल टू। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/3, इसको लिख सकते हैं 21/x, और ये जो प्रोपोर्शनल साइन है बच्चों इसको क्या लिखते हैं, इक्वल टू। ठीक है, अब यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, x का वैल्यू निकालना है तो 7 को कहां डाल देंगे, नीचे। 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 7। तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 होगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। 9 क्या होगा बच्चों आपका, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। आपको मालूम है बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m क्या रहता है, स्लोप या ग्रेडियंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और c को क्या बोलते हैं बच्चों, c को बोलते हैं इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे हमको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, और यदि हम कंपेयर करें y इक्वल टू 7x माइनस 5, ये दिया। अगर आप कंपेयर करो बच्चों, x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, m, यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 7। तो आपका स्लोप या ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, 7। c किसको बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म को, और कांस्टेंट टर्म है क्या यहां पर, इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस। तो c का वैल्यू कितना होगा बच्चों, जिसमें x नहीं रहता उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक, तो c का वैल्यू कितना आ गया, -5। बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। x के कोफिशिएंट को m बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म को c बोलेंगे। m n होता है स्लोप, c n होता है इंटरसेप्ट। बस यही निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों, 0 0। तो एक पॉइंट है आपका ओरिजिन और एक पॉइंट है आपका 2 2। ठीक, ये है a, ये क्या है, b। ठीक है, अब हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, a b का। कैसे निकालेंगे, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 0 का हमेशा याद रखना बच्चों, पहले वाले को पहले से माइनस करना है, दूसरे वाले को दूसरे से माइनस करना है। 2 माइनस 0 कितना होगा, 2। 2 माइनस 0 कितना होगा, 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 4। 4 प्लस 4 कितना होगा, 8। 8 को कैसे निकाल सकते हो बच्चों आप, सॉल्व करके 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कोई भी चीज रूट के अंदर अगर 2 बार आती है तो आप उसको एक बार बाहर लिख देते हैं। तो यहां पे 2 2 बार है तो आप उसको एक बार बाहर लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो बच्चों आपको मालूम है, मीडियन के लिए सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको पहले लिख लो 18। ठीक, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 20।
20 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 21। और 21 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 23। 23 दो बार, ठीक। फिर क्या लिखेंगे? 24। फिर क्या लिखेंगे? 25। अब यहां पर आप देखो बच्चों, कितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं? 3 + 3 + 1 यानी 7 टर्म्स। और 7 कौन सा नंबर है बच्चों? ऑड नंबर। जब हमारे पास ऑड नंबर दिया रहता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n+1/2th टर्म। मतलब हमारे पास 7 टर्म है तो 7 में हम 1 प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, एकदम सिंपल। तो 7 + 1 कितना होगा बच्चों? 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 4th टर्म। 8/2 यानी क्या होगा? 4th टर्म। तो आपका मीडियन हो जाएगा 4th टर्म, ठीक। अब आप चेक करो यहां पे 4th टर्म क्या है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। 4th टर्म क्या होगा आपका? 23। तो आपका मीडियन आ जाएगा बच्चों 23। तो मीडियन निकालते समय हमेशा याद रखना बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है? प्रूव दैट 2k + 11 इज एन ऑड इंटीजर वेयर k इज एन इंटीजर। तो आपको बोल रहा है 2k + 1 कौन सा इंटीजर है? ऑड इंटीजर। तो हम इसको क्या ले लेते हैं? n। अब बच्चों यहां पर आपके पास ऑप्शन एक ही है, 11 को आप ब्रेक कर दो। तो कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों? 10 + 1। हम 10 + 1 ही क्यों लिए? क्योंकि बच्चों मालूम है 2k कौन सा टर्म है? इवन टर्म है। क्यों है? क्योंकि इसके साथ 2 है। अब 11 जो है उसको ब्रेक करना है, तो ये तो हमको मालूम है ऑड टर्म है। ऑड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? इवन + 1। इसीलिए 10 + 1 करके ब्रेक किए, ठीक है। अब वो क्यों किए हैं उसका रीजन ये है, इन दोनों वैल्यू से अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो क्या होगा बच्चों? यहां से 2 निकला तो क्या बचेगा? k। यहां से 2 निकला तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 5, यहां पे 5 बचेगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल रहता है, अगर मैं उसको m ले लूं, कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने क्या ले लिया? m। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको m क्यों लिए बच्चों? सिर्फ ये बताने के लिए कि ये 2 का क्या है? मल्टीपल। 2 का मल्टीपल है मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? इवन। और आपको मालूम है बच्चों इवन + 1 = क्या हो जाएगा? ऑड। तो आप ये बोल सकते हो n कौन है? 2k + 11। तो आप बोल सकते हो 2k + 11। n क्या था आपका? ऑड। n क्या था बच्चों आपका? ऑड। यही था ना, n ऑड था। और n है कौन? 2k + 11। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 2k + 11 इज एन ऑड इंटीजर। शायद समझ आ गया होगा बच्चों। करना क्या है आपको? जो वैल्यू दिया है उसको ऑड इंटीजर प्रूफ करना। तो 11 को अपन इवन + 1 करके लिखते हैं और यहां से 2 को कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन इसलिए निकलेगा क्योंकि जो भी 2 का मल्टीपल रहता है वो हमेशा कौन सा नंबर रहता है? इवन। और इवन + 1 क्या होता है? ऑड नंबर। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों, और इसको आपको देख के ही समझ आ गया होगा कि जिस क्वेश्चन में रूट रहता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं? रैशनलाइज। ये है 1 - cos थीटा और ये क्या है? 1 + cos थीटा। और रैशनलाइज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है बच्चों? हमको करना पड़ता है जो साइन नीचे रहता है उसका ऑपोजिट साइन लिखते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो आप यहां पे 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा 2 बार आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां पे फॉर्मूला लगेगा a + b a - b, तो क्या होता है? a² - b², ठीक है। अब ये होल स्क्वायर पे एक्सपेंड मत करिएगा बच्चों, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1। और 1 - cos² थीटा कितना होता है? आपको मालूम है फॉर्मूला कितना होता है? sin² थीटा। 1 - cos² थीटा कितना होता है बच्चों? sin² थीटा, ठीक।
अब इसके बाद तो ये आपके लिए एकदम हलवा हो गया। करना क्या है बच्चों, आपको ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो स्क्वायर में दी हुई है, ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में। तो कभी भी बच्चों स्क्वायर में कोई भी वैल्यू रहती है तो वो रूट से बाहर निकलती है, तो हम उसको एक बार लिखते हैं। ये दो बार लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कोई भी वैल्यू जो रूट के अंदर दो बार रहती है उसको हम एक बार कहां लिख देते हैं, बाहर। डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, साइन थीटा। आप इसी को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और आपको मालूम है बच्चों 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और cos बाई साइन कितना होता है, cot थीटा। ये मैथ्स का बेसिक है, और यही आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। आगे आपका राइट हैंड साइड, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ, इस तरीके से बच्चों प्रूफ हो जाएगा। Find the value of x square for different value of x and draw graph between the values of x and x square. The value of x are integers from -4 to 4. क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों x और x स्क्वायर के लिए आपको क्या बनाना है, ग्राफ। और इस ग्राफ में आपको करना क्या है बच्चों, x और x स्क्वायर का वैल्यू का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -4 से +4। कहां से कहां तक है बच्चों, -4 से +4। तो अपन स्टार्ट कहां से करते हैं, -4। x का वैल्यू लिखते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा बच्चों, ये है -4 और ये है +4। इसकी बीच की वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, -3, -2, -1। यहां क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक। अब -4 का स्क्वायर करो, x का स्क्वायर बोला है, इसका मतलब -4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 16। फिर -4 की जगह x की वैल्यू क्या रखेंगे, -3। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9। ऐसे ही अब x की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, -2। तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। फिर x की वैल्यू रखेंगे 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से बच्चों आपकी वैल्यूज आ गई, किसकी किसकी, x और x स्क्वायर की। चलो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं बच्चों, है ना। ये जो वैल्यू रहेगी बच्चों, ये किसकी वैल्यू रहेगी, x की। किसकी वैल्यू रहेगी, x की। ये वैल्यू किसकी रहेगी बच्चों, x स्क्वायर की। किसकी वैल्यू रहेगी, x स्क्वायर। अब देख रहे हो आप, x की वैल्यू है -4, ये है 0, ये बीच में क्या होगा बच्चों, -1, ये -3 और यहां पे है -4। तो अपन क्या करते हैं, -4 का वैल्यू कितना है, 16। ये है -4 का वैल्यू 16। ठीक है, -4 का वैल्यू कितना है, 16। ये जो x स्क्वायर है बच्चों, ये x स्क्वायर, इसी को अपन क्या मानते हैं, fx, और ये हो जाएगा y। ठीक, यानी पहला वैल्यू हो गया x एक्सिस, दूसरा वैल्यू क्या हो गया, y एक्सिस। अब x का वैल्यू अगर मैं -3 लेता हूं तो y का वैल्यू कितना है, 9। तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 9, कुछ यहां पे आएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या ले लेते हैं, -3, 9। फिर x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4, यहां पे आएगा। इसका वैल्यू -2, y का वैल्यू कितना है, 4। फिर x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, ये कुछ यहां पे आएगा, -1, 1। फिर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू भी 0, ये। फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। वन कॉमा 1। फिर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 9।
फिर x का वैल्यू 4, y का वैल्यू कितना है 16। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्लॉट कर लिया। अब प्लॉट करने के बाद बच्चों हमको करना क्या रहेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री हैंड से इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से बच्चों हमारा ग्राफ बनेगा। और हम को यही पूछा था कि ये ग्राफ का वैल्यू कैसा होगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक, आप इस ग्राफ में लिखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ अच्छा सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है बच्चों। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस आर इक्वल टू कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच। तो हमारे पास पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस का वैल्यू दिया है बच्चों 14। तो हम यहां से हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, h इक्वल टू h का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू यहां पे बचा हुआ है सब वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं। ये सब मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। ठीक, 2 से इसको काटे तो कितना आ जाएगा, फिर 2 से काटे तो क्या होगा, ठीक, फिर 11 से काटते हैं, 11 2 जा 11 8 जा 11 4 जा, 2 और 84 कटेगा तो h का वैल्यू कितना हो गया, 42। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हाइट कितना आएगा बच्चों, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहां से आपने कितना निकाला, h का वैल्यू 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 इक्वल है और पैरेलल कॉर्ड्स है, यानी एक है AB और एक क्या है, CD। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है AB और CD क्या है, इक्वल, ये गिवन है। रेडियस कितना दिया है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। AB और CD क्या है, इक्वल। O क्या है आपका, सेंटर। तो O से A का डिस्टेंस और O से CD का डिस्टेंस और O से AB का डिस्टेंस, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल। इसको अपन M ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि AB पहले आता है और CD बाद में आता है। तो इसको M और इसको M। तो आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, मालूम रहना चाहिए वैसे, कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या रहेगा, इक्वल। तो OM इक्वल टू क्या रहेगा, OM। क्वेश्चन में क्या बोला है, AB और CD इक्वल है, यानी दो कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या रहेगा, इक्वल। ये हमने 9th में पढ़ा था बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी जो कॉर्ड्स इक्वल है उनका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसके डिस्टेंस को अगर x मानूं तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, x। आपको क्वेश्चन में ये दिया है दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, यानी m और n,
का वैल्यू कितना दिया हुआ 24। बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, ये दो कॉर्ड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 24 दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे mn। mn का वैल्यू कितना दिया है 24। mn निकालेंगे कैसे, om प्लस om। OM का वैल्यू कितना है x, ON का वैल्यू कितना है x, तो x प्लस x कितना होगा 24, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 24, x इक्वल टू हो जाएगा 24/2, तो x आ जाएगा हमारा 12। तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों 12, तो ये भी कितना होगा 12। और क्वेश्चन में दिया है रेडियस कितना है हमारा 20। अब आपको पूछ रहा है कॉर्ड का लेंथ क्या है, तो कॉर्ड का लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं y। तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा y, क्योंकि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, अब हम यहां पे क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं बच्चों। इस ट्राइंगल का नाम क्या है OMA, इन ट्राइंगल OMA। और आपको देखने से ही पता चल गया इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 20, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, और बेस कितना है हमारा y। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर होगा बच्चों 400, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब 144 को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो 400 माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 400 में 144 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 256। 256 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 16 का, तो y इक्वल टू आ जाएगा 16। तो इसका वैल्यू आ गया बच्चों 16, तो ये भी कितना होगा 16। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड का लेंथ कितना होगा बच्चों, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, तो AB का वैल्यू होगा 16 प्लस 16 दैट इज 32। ठीक, तो इस कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड भी इसके इक्वल है, तो दोनों कॉर्ड का लेंथ कितना होगा बच्चों 32 सेंटीमीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसमें बच्चों गिवन क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है बच्चों PQR। ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। क्वेश्चन में दिया है टू सिमिलर ट्रायंगल, तो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और बच्चों मालूम है जब आपको दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहता है इक्वल। AB अपॉन PQ किसके इक्वल रहेगा, BC अपॉन QR। और ये किसके इक्वल रहेगा, AC अपॉन PR के। किसके इक्वल रहेगा, AC अपॉन PR के। आपको प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है बच्चों, है ना। इसी के साथ एक और चीज मालूम होना चाहिए आपको, एंगल A किसके इक्वल रहेगा, एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल रहेगा, एंगल Q के। और एंगल C किसके इक्वल रहेगा, एंगल R के। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है बच्चों कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, यानी एरिया का रेशियो उसके साइड का जो रेशियो दिया हुआ है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो इसमें करते क्या बच्चों, हम सबसे पहले करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, ड्रॉ एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AD। किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बच्चों, BC के। तो हम यहां पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD, किसके परपेंडिकुलर, BC के। ऐसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं PS, किसके परपेंडिकुलर, PS परपेंडिकुलर टू QR। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमको इसका क्या करना है बच्चों, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं।
क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है। तो देखते हैं हमारी गाड़ी कहां अटकती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चों हमेशा याद रखना, हाइट किसको लेंगे? जो परपेंडिकुलर रहता है। तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? एडी। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? बीसी। ठीक है, ये अगर हाइट है तो परपेंडिकुलर कौन होता है? जिसपे वो हाइट बनता है। तो हमारा हाइट होगा एडी और बेस क्या होगा? बीसी। तो हम हाइट की जगह क्या लिखेंगे? एडी और बेस की जगह क्या लिखेंगे? बीसी। हाइट की जगह लिखे एडी और बेस की जगह लिखे बीसी। सिमिलरली यहां पर हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? पीएस और बेस की जगह क्या लिखेंगे? हाइट की जगह लिखे पीएस और बेस की जगह क्या लिखे? क्यूआर। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? कैंसल। ये हो जाएगा बीसी अपॉन क्यूआर इंटू एडी अपॉन पीएस। ये ऐसा हो गया। अब बच्चों इसके बाद हमको ये तो समझ आ गया कि इसके आगे ये नहीं बनेगा। तो हम क्या करते बच्चों? इन दोनों ट्रायंगल को वापस से लेते हैं जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, इन दोनों को हम क्या करते हैं? सिमिलर प्रूफ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखते हैं बच्चों। हमने इस क्वेश्चन को यहां पे छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं? दो मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं। हम लेते हैं ट्रायंगल। पहला कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, ये क्या है? ए बी और यहां पे क्या है? डी। सिमिलरली यहां पे क्या लेंगे? पी क्यू और ये क्या है? एस। अब हमको ये मालूम है बच्चों, ये एंगल बी और एंगल क्यू दोनों क्या है? इक्वल। कैसे मालूम? क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर, तो उसके एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल। और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल हो गए। तो ये हमारा पहला चीज। दूसरा, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, ईच 90 डिग्री। तो आप देख रहे हो बच्चों कितने एंगल्स इक्वल हो गए? दो। तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या था? इन ट्रायंगल एडीबी और दूसरा ट्रायंगल कौन है? पीएसक्यू। हम इस दो ट्रायंगल को ले रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीएसक्यू। और जब ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं बच्चों तो बाई सीपीएसटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या रहते हैं? इक्वल। अब इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। हम क्या करते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे निकालेंगे? ए बी अपॉन क्या लिखेंगे? पी क्यू। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? एडी अपॉन क्या लिखेंगे? पीएस। एडी अपॉन क्या लिखेंगे? पीएस। फिर क्या लिखेंगे? बीडी अपॉन क्या लिखेंगे? क्यूएस। बीडी अपॉन क्या लिखे? क्यूएस। तो आप देख रहे बच्चों ये रेशियो क्या हो गया? इक्वल। अब हमारी कहानी कहां आके अटकी थी? ये यहां पे हम अटक गए थे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं, पहले इसको हटा देते हैं पूरे को, इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारी गाड़ी अटकी थी कहां पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक, इसकी जगह पे हमारे क्या वैल्यू आया था? बीसी अपॉन क्यूआर इंटू कितना आया था बच्चों? एडी अपॉन पीएस। ठीक, अब आपको मालूम है बच्चों ये एडी अपॉन पीएस इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। ये बीडी कौन सा वैल्यू है बच्चों? ट्रायंगल का छोटा सा पार्ट है, क्योंकि एक्चुअल ट्रायंगल तो हमारा कौन सा है? एबीसी है ना। तो बीडी कौन सा पार्ट है? छोटा सा पार्ट। ये छोटे मोटे को अपन नहीं लेते, इसको नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे? एडी बाई पीएस को किसके इक्वल लिख लेंगे? एबी बाई पीक्यू के। एडी बाई पीएस को किसके इक्वल लेंगे? एबी बाई पीक्यू के। सिमिलरली जो हमारा ट्रायंगल था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर थे। एबीसी और पीक्यूआर ये दोनों सिमिलर थे। तो एबी अपॉन पीक्यू, एबी अपॉन पीक्यू
किसके इक्वल था बच्चों? BC अपॉन QR के, इसके इक्वल था। तो जहां BC अपॉन QR है वहां पे भी अपन क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन PQ लिख सकते हैं। ये लिखा है बच्चों, BC अपॉन QR किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के। क्यों ऐसा कर रहे हो? उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम ऐसा लिखेंगे तो AB इंटू AB कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर। कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर। और PQ इंटू PQ कितना हो जाएगा? PQ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। यही आपको प्रूफ करना था बच्चों कि एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। आप चाहो तो इसी को AB बाई PQ को आप क्या लिख सकते हो? AB बाई PQ किसके इक्वल था? BC बाई QR के। इसमें स्क्वायर लगाए तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा। इसी BC बाई QR को आप किसके इक्वल लिख सकते हो? AC बाई PR। इसमें स्क्वायर है तो एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहता है? उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल रहता है। यही इसमें प्रूफ करना था बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड। अब इस बड़े स्फीयर से हमको क्या बनाना है? छोटा स्फीयर बनाना है 6 सेंटीमीटर का मेल्ट करके। तो आपको पूछ रहा है ऐसे कितने स्फीयर्स बनेंगे। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रख लीजिएगा, एक को पिघला के अगर कोई दूसरा चीज बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है? इक्वल। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। लेकिन आपको मालूम है बच्चों कि अगर हम स्मॉलर स्फीयर बना रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा बनेंगे, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? n से। यहां पे n क्या होता है? नंबर ऑफ स्फीयर्स बताता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बच्चों ये बड़ा स्फीयर है और ये क्या है? छोटा स्फीयर। छोटा स्फीयर ज्यादा बनेगा इसीलिए हम वहां पे n का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम बच्चों ये बड़ा लड्डू है, इसको तोड़ के छोटे छोटे लड्डू बन रहा है, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बड़ा लड्डू इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ छोटा लड्डू। लेकिन जो छोटा लड्डू बन रहा है ये कितना बन रहा है बच्चों? 4। तो 4 का वॉल्यूम बड़े के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमेशा याद रखिए बच्चों जो छोटा रहता है उसमें क्या करते हैं? n का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ स्फीयर, क्या या नंबर ऑफ कोई भी चीज जो बन रहा है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला मालूम है बच्चों, स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। हमने ये स्फीयर बड़ा है इसलिए इसके रेडियस को कैपिटल आर लिए हैं, ये छोटा स्फीयर है इसलिए इसके रेडियस को क्या ले रहे हैं बच्चों? छोटा आर। n यानी नंबर ऑफ स्फीयर। बच्चों आप देख रहे हैं यहां से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? आर क्यूब। आर यानी क्या होता है? रेडियस। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप लिखिएगा रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना है? आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर का रेडियस कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे? हमारे पास क्या बचा हुआ है? आर क्यूब इक्वल टू n इंटू आर क्यूब। आर यानी क्या है? रेडियस, तो ये होगा 12 क्यूब, और छोटे वाले का रेडियस कितना है? 6 का क्यूब। 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12। हमको अगर n का वैल्यू फाइंड करना बच्चों तो 6 क्यूब को नीचे डाल देते, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जो 6 क्यूब है बच्चों उसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 और 12 कटेगा तो 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 8। इसका मतलब ये है कि अगर 12 सेंटीमीटर का स्फीयर है बच्चों, उसको अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल स्फीयर्स में, तो कितने स्फीयर्स बनेंगे? 8 स्फीयर्स बनेंगे। The weight of children of a higher secondary schools are given below. हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का वेट दिया हुआ है। 30 से 40 किलो वाले कितने बच्चे? 11। 40 से 50 किलो वाले कितने बच्चे? 29। 50 टू 60 किलो वाले कितने बच्चे? 6। 60 से 70 किलो वाले 3, और 70 से 80 किलो वाले 1 बच्चे। तो बच्चों ये जो क्लास इंटरवल दिया है इससे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों? मिड वैल्यू। क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू को हम क्या लेते हैं बच्चों? x।
तो आपको मालूम है बच्चों, अगर आप 30 और 40 का मिड वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 और 40 मिड वैल्यू निकालना है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बच्चों कॉमन सेंस है, आपको 30 और 40 के बीच में कौन आता है, 35। 40 और 50 के बीच में कितना आता है, 45। ये भी कॉमन सेंस है। तो आप देख रहे बच्चों सब में 10 का गैप है, तो इसमें भी कितने का गैप आते जाएगा, 10 का। 55, 65, 75 खत्म। ये आ गया बच्चों आपका x। नंबर ऑफ चिल्ड्रन होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो बार x निकालने का आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक। अब यहां पे आप क्या करोगे बच्चों, आपको करना क्या है, f और x को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, एफ एक्स का वैल्यू 35 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 385। 45 इंटू 29 करोगे तो आ जाएगा 45 इंटू 29 कितना आ जाएगा बच्चों, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14, 4 9 जा कितना होगा 36, तो ये आ जाएगा 305। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 6 जा 30, 3 कैरी ओवर, 5 6 जा 30 और 3 330। फिर 65 3 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 195। 75 1 जा कितना होगा 75। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इस तरीके से हमने एफ एक्स निकाल लिया। अब एफ एक्स निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का समेशन करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या होता है बच्चों, ये जितने फ्रीक्वेंसीज और एक्स का प्रोडक्ट है इन सबको सम करना पड़ेगा। 5 प्लस 5 प्लस 5 20 हो जाएगा बच्चों, 2 कैरी 9 प्लस 7 16, ये 10 10 9 19 19 और 8 27 29 2290। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा एफ फाइंड करते हैं। सिग्मा एफ कैसे फाइंड करेंगे, इन सबको प्लस 29 प्लस 11 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 46 49 50, तो ये आ जाएगा 50। ठीक, तो सिग्मा एफ का वैल्यू कितना हो गया 50। सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 2290, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। 5 4 जा 20, 5 4 5 4 जा 20, 2 और 9 29, 45.8। तो आप देख रहे बच्चों एवरेज वेट कितना होगा बच्चों का 45.80। तो करना क्या है बच्चों, आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है, इससे आप क्या निकाल लोगे, मिड वैल्यू को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दोगे। इन सबको सम करने के बाद फिर सिग्मा एफ से डिवाइड करोगे, फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 45.8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन। बच्चों मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना रहता है, ये है फ्रीक्वेंसी, आपको क्या निकालना रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना रहता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाते हैं। जैसे यहां पे कितना है 1, इस 1 को आप किससे प्लस करोगे बच्चों, 12 से। 12 से प्लस करोगे तो कितना आएगा 13, 13 से 24 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 37, फिर 37 से 32 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 69, 69 से 10 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 79, 79 में 5 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 84। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या करना है हमको, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी फ्रीक्वेंसीज है सबको प्लस करते हैं। ठीक है, यहां तक आप इसको प्लस करोगे भी बच्चों तो उतना ही आएगा, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो आप देख रहे हो बच्चों, इनको प्लस करोगे तो भी 84 आएगा और इससे सिंप्लीफाई करोगे तो भी कितना आएगा 84। अब सबसे पहले हमको अगर मीडियन निकालना है तो इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब बच्चों यहां पे n क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी का सम। तो n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइडेड बाय 2। फ्रीक्वेंसी कितना आया था हमारा 84। 84 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 42। तो n/2 की जगह मैं क्या लिखूंगा 42। ठीक है। अब ये 42 कहां पे आ रहा है आप नोटिस करिएगा। 42 आ रहा है 37 और 69 के बीच में। तो ऐसे टाइम में जब आपको मीडियन निकालना होता है तो जो बड़ी वैल्यू रहती है, हायर फ्रीक्वेंसी जो रहती है, उसको आप क्या कर देते हो ब्लॉक कर देते हो, और इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। हमारा मीडियन इसी के बीच में आएगा। ये होता है बच्चों लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट की जगह आप क्या रखोगे 30। इसी रो में ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह आप क्या रखोगे 32। ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कायदे से इसको होना चाहिए, पर हमेशा किसको लेते हैं हम 37 को, इसके जस्ट ऊपर वाले को लेते हैं। ठीक। एच यानी क्या होता है क्लास का साइज। सब में कितने का गैप है बच्चों 10 का। तो एच की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 10। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 42 और 37 को माइनस करें तो कितना आएगा 5। ये कितना होगा 32। 10 और इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों 30 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 16। अगर मैं 25 और 16 को डिवाइड करूं तो 16 वन जा कितना होगा 16। यहां पे क्या बचेगा 9। 16 5 जा कितना होगा 80। फिर क्या बचेगा 10। 16 6 जा 96। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, मीडियन आएगा आपका ये 30 है, और 30 में हम 1.56 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31.56। तो मीडियन आ जाएगा बच्चों 31.56। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक सीरीज का टर्म सम दिया हुआ है, कितने टर्म को लेंगे कि हम सम कितना आएगा 78। तो यहां पर आप देख रहे हो बच्चों आपका सीरीज है कुछ ऐसा 24 21 18 ऐसा सीरीज दिया हुआ है। हाँ? तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना होगा 24। हमारा कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू कितना है 21। a1 का वैल्यू कितना है 24। 21 और 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो d इक्वल टू कितना है -3। a इक्वल टू कितना है 24। बच्चों आपको मालूम है कोई भी एपी का क्वेश्चन रहेगा तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, सम दिया है 78। कितना दिया है सम दिया है 78। सम ऑफ n टर्म कितना दिया है 78। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब फॉर्मूले में n यानी क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म को हम ऐड करेंगे तो 78 आएगा। हमको पता नहीं कितने टर्म को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखते हैं n टर्म का सम 78 आएगा। तो हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d। a की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 24 n माइनस 1। d क्या है -3। तो ये पुट कर दिया इक्वल टू कितना है बच्चों 78। तो आप क्या कर सकते हो ये 2 जो है नीचे उसको हम क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 78 इंटू 2। n को एज इट इज रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है बच्चों फर्स्ट टर्म 24। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। -3 को n से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -3n। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा +। और यहां पर आप देख रहे हो बच्चों ये भी नंबर है ये भी नंबर है। 48 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 -3n। ठीक इक्वल टू कितना है 78 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 156। ठीक है। अब 51 को n से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 51n। n को 3n से मल्टीप्लाई करें तो 3n स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 56। हाईएस्ट पावर है बच्चों n स्क्वायर, और हाईएस्ट पावर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, पर ये नेगेटिव है तो हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करके राइट हैंड साइड में क्या कर लेते हैं ट्रांसफर, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों सबसे बड़ा पावर फिर उससे छोटा पावर। 51n इधर आएगा तो क्या होगा -51n, और 156 ऑलरेडी इधर है तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसा 3n स्क्वायर -51n प्लस 156 इक्वल टू 0।
बच्चों आपको देखने से ही लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और ये हर नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सब नंबर को 3 से डिवाइड करके इक्वेशन को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो 3 3 कैंसिल होगा तो कितना होगा n स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो कितना होगा 17 और ये कैंसिल होगा तो कितना होगा 52 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और हम इसको किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, मतलब क्या है, बीच वाले नंबर को तोड़ना है। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, आजू वाले नंबर की और बाजू वाले नंबर की। 1 इंटू 52 कितना होगा 52। 52 और कैसे आ सकता है बच्चों, 13 फोर्जा करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। शायद ये भी समझ आ गया होगा। 26 इंटू 2 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 52। और किसी से आ सकता है, जिससे भी आए। अब चेक करते हैं इसमें से किसी भी नंबर को प्लस करने से या माइनस करने से 17 आ रहा है क्या। तो आप देख रहे हैं बच्चों 13 और 4 को प्लस करोगे तो आपका 17 आ जाएगा। पर इस 17 के साथ आपको n भी चाहिए, तो आपने क्या किया, यहां पे n लगाया तो ये भी n हो जाएगा और ये भी n हो जाएगा। पर एक और ध्यान देने वाली बात है, 17 के सामने माइनस साइन है। तो अगर मैं सपोज इसका साइन चेंज करता हूं, प्लस की जगह माइनस लिखता हूं, तो इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस, इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस। तो ये जो हमारा इक्वेशन है -17n, इसको हम लिख सकते हैं -13n -4n। और ये जो वैल्यू है +52 एज इट इज, n स्क्वायर एज इट इज। अब इन दोनों से अगर मैं कॉमन निकालूं n को, तो यहां पे n स्क्वायर में से n निकल गया तो क्या बचेगा n। 13n में से n को अगर मैंने निकाल दिया तो यहां पे क्या बचेगा 13। ठीक, अब इधर से कॉमन निकालना है, यहां सामने क्या साइन है माइनस, तो मैंने माइनस को कॉमन निकाल लिया। 4 के टेबल में 52 आता है बच्चों, तो अपन क्या करते हैं 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से अगर मैं 4 निकाला तो क्या बचेगा n, यहां से 4 निकालूंगा तो क्या बचेगा 13 इक्वल टू क्या बचेगा 0। माइनस साइन जब भी कॉमन निकालते हैं बच्चों, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है नेगेटिव। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, अब आप एक ध्यान देने वाली बात है, यहां भी n-13 है, यहां भी n-13 है, तो n-13 को हम क्या निकाल लेते हैं कॉमन। यहां से मैंने n-13 निकाल दिया तो क्या बचेगा n, यहां से n-13 निकाल दिए तो क्या बचेगा -4 इक्वल टू क्या होगा 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं बच्चों n-13 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना होगा 13। सिमिलरली n-4 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4। तो n का वैल्यू 13 भी हो सकता है, n का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों 4। तो आपको करना क्या है, आपको 4 टर्म को सम करोगे तो भी 78 आएगा, 13 टर्म को सम करोगे तो भी 78 आएगा। इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमसे और कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन। तो वी कैन टेक 4 एज वेल एज 13 टर्म टू गेट द सम 78। नेक्स्ट 15 का ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है, What should be subtracted in the numbers these so as to make them proportional। तो हम क्या मानते हैं बच्चों, चारों में से ऐसा क्या नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। Let x be subtracted, let x be subtracted from each number। ठीक, तो हम क्या करते हैं 54, हमारे पास कितने नंबर है 54, 71, 75 और 99। ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो इक्वल नहीं आएगा। तो हम अगर इसमें से x माइनस करते हैं इसमें और इसमें, तो इसका रेशियो किसके इक्वल आएगा, इसके रेशियो के इक्वल आएगा। ठीक, क्वेश्चन शायद समझ आ गया होगा बच्चों। इसमें से x माइनस करें, इसमें से x माइनस करें, इन सब से x माइनस करें
तो ये प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, और प्रोपोर्शनल में आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 54 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 माइनस एक्स इक्वल टू 75 माइनस एक्स अपॉन 99 माइनस एक्स। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है बच्चों आपको, अब इसके बाद आपको देख के ही समझ आ गया कि आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 54 माइनस एक्स इंटू 99 माइनस एक्स इक्वल टू 75 माइनस एक्स इंटू 71 माइनस एक्स। ठीक, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, 54 को मेरे को पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 99 से, तो 54 इंटू 99, फिर माइनस 55 को किससे 54 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। सिमिलरली माइनस x को 99 से मल्टीप्लाई किए, माइनस x को 99 से मल्टीप्लाई किए, ये माइनस x को 99 से, तो माइनस x इंटू 99, फिर माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 71 से, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 71, फिर 75 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किए तो प्लस यहां पे है, माइनस यहां पे, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 75 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75x, फिर माइनस एक्स को 71 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस एक्स इंटू 71, फिर माइनस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज तो आपको समझ आ गई, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बाकी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब 54 इंटू 99 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो ये यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 54 इंटू 99 करते हैं, 9 4 जा कितना होगा, 36, 9 5 जा 45, 45 और 3 कितना होगा, 486। ऐसे इससे भी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 486। तो 54 इंटू 99 करने से कितना आएगा बच्चों, 5346, माइनस 54 को x से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 54x, और 99 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99x। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 99x इज इक्वल टू, 75 को 71 से मल्टीप्लाई करना है, 75 को 71 से, तो ये कितना आ जाएगा, 75 इस 5325, फिर यहां पर बचा है 75x माइनस 71x। ठीक, अब आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या सिंप्लीफाई करोगे, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों का साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 153x 5325, ये आ जाएगा 146x। अब आप देख रहे हो बच्चों, यहां पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। जो नंबर बड़ा है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा 153x नेगेटिव, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेम ऐसे ये 5325 इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहां पे क्या है 5346। शायद ये आ गया होगा बच्चों, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7x। तो इस तरीके से बच्चों हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 7 3। तो x का वैल्यू कितना होगा बच्चों 3। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन नंबर्स में 3 को माइनस कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, कैसे चेक करेंगे, ये है 54, ये है 71, ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, देखो बच्चों डिवाइड होगा नहीं, 75 और 99 ये भी प्रोपोर्शन में, इसको भी काटेंगे तो इसके इक्वल नहीं आएगा। पर क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, अगर आप 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, बच्चों ये स्टेप आपको दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सॉल्यूशन हमारा सही है कि नहीं चेक करने के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
54 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 51। 71 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 68। सिमिलरली 75 में 3 माइनस करेंगे तो 72। 99 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96। अब आपको मालूम है बच्चों 17 3 जा 51 होता है, 17 4 जा 68 होता है। ठीक ऐसे ही 24 3 जा 72 होता है और 24 4 जा 96 होता है। तो देखो बच्चों 3 माइनस करने से इसका रेशियो क्या आ गया इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसमें 3 सब्सट्रैक्ट करें तो नंबर्स जो रहेंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन kx माइनस 5y इक्वल टू 2, kx माइनस 5y इक्वल टू 2 पहला इक्वेशन है बच्चों। तो इसमें a1 क्या होगा आपका x का कोफिशिएंट k, b1 क्या होगा y का कोफिशिएंट दैट इज -5 और c1 क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज 2। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम बच्चों सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब यहां देखने से पता चल रहा है बच्चों a2 b2 और c2 क्या होगा। a2 होगा x का कोफिशिएंट दैट इज 6, b2 क्या होता है y का कोफिशिएंट दैट इज 2, c2 क्या होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज 7। अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है बच्चों, आपको k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। किस कंडीशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। a1 by a2 not equal to क्या है b1 by b2। तो हम यहां पे a1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों k, a2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 6 नॉट इक्वल टू, b1 का वैल्यू क्या पुट करेंगे -5, b2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। अब आपको k का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे -5/2, ये 6 जो डिवाइड में इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू -15। तो इसका मतलब ये है बच्चों k का वैल्यू अगर -15 ना रहे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी -15 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर दो उसका आंसर क्या आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड में बोल रहा है कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन अगर रहा तो k का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा बच्चों, यूनिक की जगह क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन, यूनिक की जगह क्या आ जाएगा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है a1 by a2 इज इक्वल टू क्या होता है b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, क्या कंडीशन होता है बच्चों a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू क्या होगा c1 by c2। अगेन हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं k/6 इक्वल टू -5/2 बट नॉट इक्वल टू 2/7। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों k की, तो आप क्या करोगे इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। ठीक, तब यहां पे होगा क्या k इक्वल टू -5/2 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो k का वैल्यू अगर कितना है बच्चों k का वैल्यू -15, इसका मतलब यह है कि k की वैल्यू अगर -15 आई तो इसका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ये नो सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या फाइंड करना है रूट। पर बच्चों देखने से लग रहा है कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज फ्रैक्शन में दिया रहता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है बच्चों एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम x-1 और x+1 को आपस में इंटू कर देते हैं, x+1 को x+1 से इंटू करते हैं और x-1 को x-1 से इंटू करते हैं, इक्वल टू कितना होगा 5/6। x+1 को जब मैं x+1 से इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा x+1 का स्क्वायर और x-1 को x-1 से इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा x-1 दो बार है तो x-1 का स्क्वायर। और नीचे क्या होगा बच्चों, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है a² - b²। ठीक, अब बच्चों अगर हम इसको एक्सपैंड करें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्या होता है a² + b² + 2a
p। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। फिर x माइनस वन होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x। ठीक, इस ब्रैकेट के सामने बच्चों माइनस है तो अंदर का पूरा डिजाइन चेंज कर देगा। प्लस को क्या बना देगा, माइनस। ये भी प्लस है बच्चों, इसको क्या बना देगा, माइनस, और माइनस को क्या बना देगा, प्लस 2x। और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कितना होगा, 5/6। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 5/6। तो बच्चों यहां पर देख रहे हो 2x प्लस 2x कितना होगा, 4x डिवाइडेड बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू कितना होगा, 5/6। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको x का वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x इंटू 6 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। 5 को माइनस वन से मल्टीप्लाई किए -5, और ये हो जाएगा 24x। अब बच्चों करना क्या रहेगा हमको, अब हमको रहेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर जो है हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको कहीं नहीं ले जाना है, 24x को उसके पास ले जाते हैं। तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 24x और -5 ऑलरेडी उधर है इक्वल टू 0। तो बच्चों जब इक्वल टू 0 रहता है लेफ्ट साइड में, अगर हम उसको राइट साइड में लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को और लास्ट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, और 25 कैसे आ सकता है बच्चों, 25 1 जा कितना हुआ, 25। तो आप देख रहे बच्चों इन दोनों के सिवाय और किसी तरीके से 25 नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को प्लस या माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 24। पर बच्चों आप देख रहे हो 24 के सामने क्या साइन है, माइनस। तो अगर मैंने इसका साइन चेंज किया तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा और इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। 24 के साथ एक और चीज है, x। यहां x लगाया तो मुझे यहां भी x लगाना पड़ेगा, यहां भी x लगाना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, 5x स्क्वायर माइनस 24x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -25x प्लस 1x। फिर लिखेंगे -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इन दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, 5x। यहां से 5 निकल गया, एक x निकल गया तो एक x बचेगा। 25 में से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा, 5 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कितना बचेगा, 5। x था वो भी क्या निकल गया बाहर। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 5x ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या रहेगा, x माइनस 5। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, क्या साइन सामने है, प्लस, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x तो कॉमन नहीं निकलेगा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर। हमेशा नंबर वो कॉमन निकलता है जो छोटा रहता है। तो अगर मैंने यहाँ से 1 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, x माइनस 5। यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है। x माइनस 5 क्या निकल जाएगा, कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा, 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो इस तरीके से बच्चों आपका एक आंसर तो आ गया। अब दूसरा आंसर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5x प्लस 1 को किसके इक्वल लिख लेंगे, 0। तो 5x इक्वल टू कितना आएगा, -1। x इक्वल टू कितना आएगा, -1/5। तो हमारे पास x के दो आंसर आए। क्यों आए बच्चों, क्योंकि ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, तो इसीलिए हमारे पास x के दो आंसर है। पहला आंसर आया 5, दूसरा आंसर आया -1/5। Rajiv opened a recurring deposit account in a branch of Central Bank of India. राजीव नाम के एक बंदे ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, किसमें, सेंट्रल बैंक के एक ब्रांच में, एंड डिपॉजिटेड ₹100 पर मंथ। तो इसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा बच्चों, 100। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 100। ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट रहता है बच्चों, इसको इसमें हम क्या लेते हैं, P।
फॉर 3 इयर्स। टाइम कितना है बच्चों? 3 इयर्स। पर हम जब भी रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन बनाते हैं, टाइम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? मंथ में। ये मंथ में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं, तो साल की जगह क्या लिखे? 12 महीने। 12 तिया कितना होगा? 36, 36 मंथ हो जाएंगे। ये n का वैल्यू आ गया। फिर क्या बोल रहा है बच्चों? फ्रॉम हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर ही विल गेट ₹222 एज इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बोल रहा है? अगर उसको जो इंटरेस्ट मिला है, रिकरिंग डिपॉजिट पे, वो है 222। इंटरेस्ट कितना मिला उसको? 222। तो बच्चे ये क्वेश्चन के लिए आपको जो जो चीज दिया है उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आपको मालूम है बच्चों, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर अपॉन 100 इंटू n प्लस 1 अपॉन 24। ये होता है फॉर्मूला। प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता नहीं, अपॉन क्या लिखते हैं? 100। नंबर ऑफ मंथ कितना है बच्चों? 36, क्योंकि 3 साल के लिए जमा किए। तो नंबर ऑफ मंथ की जगह हम n की जगह क्या लिखेंगे? 36। ठीक, n की जगह 36, n की जगह 36 डिवाइडेड बाय क्या है? 24। और इंटरेस्ट में क्या लिखेंगे? 222। ठीक, ये दोनों नमस्ते हो जाएगा। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो ये आ जाएगा बच्चों 222 इक्वल टू r इंटू 3 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? r का वैल्यू निकालना है, तो 222 इंटू 2 कहां चले जाएगा बच्चों? ऊपर। और 3 और 37 कहां जाएंगे? नीचे। 3 से मैं अगर इसको डिवाइड किया, 3 7 सा कितना होगा? 21, 1 बचा, 3 4 सा 12। 37 का डबल कितना होता है? 74। तो r का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 4। आपको मालूम है r हमेशा किस में रहता है? परसेंटेज में। तो आपका r आ जाएगा 4%। इस तरीके से बच्चों हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये है हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? द एनुअल इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग एचआरए इज ₹4,10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये हो गया बच्चों इसका इनकम। इनकम कितना है इसका? 4,10,000। ठीक, ही कंट्रीब्यूट्स ₹4,000 पर मंथ टुवर्ड्स जीपीएफ। ये क्या है इसका? सेविंग। ₹24,000 ईयरली टुवर्ड्स LIC प्रीमियम। ये भी क्या है बच्चों? सेविंग। ही इन्वेस्ट ₹25,000 इन NSC। ये भी क्या है? सेविंग। ही डोनेट्स ₹20,000 इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये है उसका डोनेशन। तो इस बंदे ने कितना डोनेशन किया? 20,000। और 12,000 किसमें किया? ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम में बच्चों हमको कितने का रिबेट मिलता है? 50%। मतलब अगर आपने 12,000 दिया है तो आपको 6,000 का रिबेट मिलेगा। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑल द सेविंग्स आर टैक्स फ्री अप टू रुपीज इतना। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको क्वेश्चन में सबसे पहले करना रहता है ग्रॉस इनकम लिखना रहता है। ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होता है? जितना हम एक साल में इनकम करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। ये बंदा एक साल में कितना कमा रहा है? 4,10,000। ठीक, फिर इसके बाद इसने क्या डोनेशन दिया है वो चेक करते हैं। तो इसने डोनेशन दिया है पहला प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। किसमें डोनेशन किया है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। कितना डोनेशन दिया है बच्चों? 20,000। कितना दिया है? 20,000। और ओल्ड एज होम में कितना दिया है? ओल्ड एज होम में दिया है 12,000। कितना दिया बच्चों? 12,000। ये 12,000। ठीक, लेकिन ओल्ड एज होम में आप जितना देते हो उसका सिर्फ 50% मतलब आधा ही आपको छूट मिलेगा। यानी कितना मिला? 6,000। इसका मतलब इस बंदे ने कितना डोनेशन किया? 26,000। बच्चों समझिएगा, जितना पैसा हम कमाते हैं उसमें से जो डोनेशन दिए हैं हम उसको काउंट करते हैं। डोनेशन है 20,000 और दिया था उसने 12,000। पर गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को छोड़ के किसी भी प्राइवेट संस्था को आप पैसा दोगे तो आपको सिर्फ हाफ का छूट मिलेगा। तो 12,000 का हाफ कितना होता है? 6,000। तो इस बंदे ने
कितना रुपए डोनेशन किया, गवर्नमेंट की नजर में 26,000। तो इससे क्या निकलेगा बच्चों, उसका रिमेनिंग इनकम। और रिमेनिंग इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जितना इस बंदे ने कमाया है उसमें से डोनेशन को माइनस कर देते हैं, 1 - 2। तो इस बंदे ने कमाया 4,10,000, इसमें से हम क्या करेंगे, 26,000 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, 4,10,000 में आप जब 26 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3,84,000। ठीक, ये हो गया आपका रिमेनिंग इनकम। इसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों, हमने सेविंग कितना किया। तो सेविंग किस फॉर्म में इसने किया, इस बंदे ने क्वेश्चन में लिखा है ही कंट्रीब्यूट्स ₹4,000 पर मंथ टुवर्ड्स जीपीएफ। जीपीएफ में हर महीने कितना जमा कर रहा है, 4,000। तो एक साल में कितना जमा करेगा, 48,000। ठीक, फिर सेकंड क्या बोल रहा है, एंड 24,000 टुवर्ड्स एलआईसी प्रीमियम। एलआईसी में कितना जमा किया, 24,000। फिर ही इन्वेस्ट ₹25,000 इन एनएससी। एनएससी में कितना जमा किया, 25,000। तो बंदे ने टोटल कितना जमा किया, 97,000। मतलब इस बंदे की इनकम है, रिमेनिंग इनकम है 3,84,000 और उसने सेविंग कितना किया, 97,000। तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, जितना इसने रिमेनिंग इनकम है उसमें से सेविंग को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा टैक्सेबल इनकम। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यूज को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टैक्सेबल इनकम, यानी वो इनकम जिसपे हमको टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं बच्चों, जो आपका रिमेनिंग इनकम है उसमें से सेविंग को माइनस करते हैं। हमारा रिमेनिंग इनकम कितना था, 3,84,000। उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे बच्चों, 97,000। ये समझ आ गया होगा बच्चों। अब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, आप एक चीज याद रखिए, 3,84,000 में 97,000 को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 97,000 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 2,87,000। ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। अब इसमें टैक्स कैसे लगेगा, तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है बच्चों, 2 लाख तक कमाता है तो कोई टैक्स नहीं है, पर 2 लाख से जितना ज्यादा कमाएगा उसका 10%। तो ये बंदा 2 लाख से कितना ज्यादा कमा रहा है, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। एकदम सिंपल है बच्चों, ही इज अर्निंग 2,87,000। तो 2 लाख से कितना ज्यादा है, 2,87,000 में हम 2 लाख को माइनस कर देंगे। ठीक, अब जब 2 लाख को माइनस करेंगे तो इसका क्या निकालेंगे हम, 10%। 2,87,000 में अगर मैं 2 लाख को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 87,000। और इसका मैं अगर 10% निकालूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8,700 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8,700 रुपीज। अब जब हमारे पास इनकम टैक्स आ गया तो हमको एक और चीज देना रहता है जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल सेस। क्या देना रहता है बच्चों, एजुकेशनल सेस। और एजुकेशनल सेस कितना रहता है, 3%। किसका 3%, इनकम टैक्स का। एजुकेशनल सेस इक्वल टू 3% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 3% मतलब 3/100। और टैक्स कितना है, 8700। तो हम इन दोनों को कैंसिल करते हैं तो क्या बचेगा, 3 × 87। ठीक है, तो ये हो जाएगा 261 रुपीज। ये हो गया हमारा इनकम टैक्स का एजुकेशनल सेस। तो हमारा नेट इनकम टैक्स कैसे निकलेगा, नेट इनकम टैक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनकम टैक्स में किसको ऐड करना पड़ेगा, एजुकेशनल सेस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 8961। इतना पैसा इस बंदे को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को
गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा, किस लिए? एज एन इनकम टैक्स। एक सरकम सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, जिसमें ए बी का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। पहले आप क्या करो, ए बी 5 सेंटीमीटर बना दो, ठीक। फिर एंगल ए कितना है? 45 डिग्री। ए पे कितना एंगल बनाओगे? 45 डिग्री। ऐसा रैंडमली बना देना, खींच देना। फिर एंगल बी पे कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। तो बच्चों जब आप प्रोटेक्टर को यहां रखोगे, 60 इधर भी रहता है, 60 इधर भी रहता है, तो आप इधर मत बनाइए बच्चों, इधर बनाओगे तो ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। इसलिए आप कहां करना है? इस तरफ बनाना। तो ये आगे 60 डिग्री। जहां दोनों की मुलाकात हो रही है उस पॉइंट को बोलेंगे सी, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आपका ट्रायंगल। पर हमारा टारगेट कौन है? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल कैसे बनाते हैं? आप क्या करोगे बच्चों, राउंडर को रखोगे ए में और पेंसिल को रखोगे बी में, हल्का सा कम करोगे, एक आंख ऊपर कट करोगे ए पे रख के और एक आंख नीचे। फिर इसी अरेंजमेंट को आप बी में रखोगे, एक आंख ऊपर कट करोगे, एक आंख नीचे कट करोगे और दोनों को ज्वाइन कर दोगे। तो ये क्या करेगा बच्चों? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली ऐसा ही हम किसके साथ करेंगे? बीसी के साथ। राउंडर को बी में रखेंगे, पेंसिल को सी में रखेंगे, हल्का सा कम करके एक आर्क यहां कट करेंगे, एक आर्क यहां। ऐसे ही सी से एक आर्क यहां कट करेंगे, एक आर्क यहां कट करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन। दोनों की मुलाकात कहां हो रही है बच्चों? इस पॉइंट ओ पे। तो ओ को सेंटर लेना, या तो OA को रेडियस लेना, या OB को रेडियस लेना, या OC को रेडियस लेना। ऐसा रेडियस लेके क्या कर देना बच्चों? एक सर्कल बना देना। ये फ्री हैंड ड्राइंग है बच्चों। आपको करना क्या है? आपको अरेंजमेंट, मतलब पेंसिल, स्केल, सब चीज का अरेंजमेंट रखना, राउंडर राउंडर सब रख के आपको आराम से बनाना। एकदम इजीली बनेगा बच्चों, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन रखिएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, सॉल्व द इक्वेशन दिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी सॉल्व करने बोलता है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को लेते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं बच्चों, दोनों में न्यूमरेटर में क्या है? cos थीटा। तो हम cos थीटा को बाहर निकाले तो ये क्या बचेगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या बचा? 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है बच्चों? एलसीएम निकालना रहता है। एलसीएम कैसे निकालोगे? कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या रहेगा? 2। ये कोसेक थीटा माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों? कोसेक थीटा माइनस 1। और कोसेक थीटा प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा कोसेक थीटा प्लस 1। माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये आ जाएगा बच्चों cos थीटा। और यहां पे आप देख रहे हैं कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना होगा? 2 कोसेक थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 2। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई में और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। अब हमको यहां करना क्या रहेगा? हमको इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। ये है cos थीटा, ये है कोसेक थीटा, और नीचे जो है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अब करना क्या है बच्चों? ये है cos थीटा, इस कोसेक थीटा को अपन क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन थीटा, ठीक। ये कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर जाके, कॉट नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम सिंपल हो जाएगा। cos थीटा ऊपर, sin थीटा नीचे, cos थीटा ऊपर, sin थीटा। tan को क्या लिखते हैं बच्चों? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan का फॉर्मूला कितना होता है? sin बाई cos। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin sin कट जाएगा, cos cos कट जाएगा। यहाँ 2 sin था, यहाँ 1 sin था, तो 1 sin बचेगा बच्चों। सिमिलरली यहां 1 sin था, यहां 2 cos, सॉरी 1 cos था, 2 cos था, तो 1 cos बचेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। अब sin बाई cos कितना होता है बच्चों? tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना है? 1। और tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है? जब 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan 45। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू कितना फाइंड कर लिए? 45 डिग्री। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन जो है
इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट में गलती है बच्चों। क्या गलती है वो मैं बताता हूं आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 15 मीटर। एक्चुअली क्या बोल रहा है यहां पर, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रहा है, एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 15 मीटर, ठीक। इसके बॉटम से हम क्या देख रहे हैं, एक पोल को देख रहे हैं। ये बिल्डिंग है, ये इसका टॉप है, और ये क्या है, एक पोल है, ये इसका बॉटम है। इसके बॉटम से हम किसको देख रहे हैं बच्चों, बिल्डिंग के टॉप को। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम बॉटम ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब यहां से इसके ऊपर को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। बच्चों ये कॉमन सेंस की बात है, जिसका हाइट कम रहेगा उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, जिसका हाइट ज्यादा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, ज्यादा। यदि कोई बड़ी चीज को देखोगे तो आपको आंख को ऊपर करके देखना पड़ेगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, और जब चीज छोटी रहेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा, कम। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा स्टेटमेंट में मिस्टेक है। जब आपको एग्जाम में आएगा तो एकदम सही स्टेटमेंट देगा। आपको किसकी हाइट निकालना है, पोल की हाइट निकालना है। पोल बड़ा है कैसे मालूम चलेगा, क्वेश्चन में बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, बोल रहा है 16 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट कम है, पोल की हाइट क्या है, ज्यादा। अब बच्चों अगर हम इसका नामकरण कर दें तो ये होगा ए बी सी और ये क्या होगा डी। मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं जानता तो मैं इसको क्या ले लूंगा, एन एक्स ले लेता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी को लेता हूं तो आप देख रहे हो बच्चों, ये है हमारा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसमें यूज होता है, टेन में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यानी क्या होता है, एंगल। यहां पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों इस ट्रायंगल में, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों 15, बेस कितना है हमारा x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√3, 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 15√3 मीटर। ये x का वैल्यू आ गया। अब बच्चों हमने पहले किस ट्रायंगल को लिया, छोटे वाले ट्रायंगल को। अब हम बड़े ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। कौन से ट्रायंगल को लेंगे, BCD, इन ट्रायंगल BCD। तो अगर आप BCD ट्रायंगल को ध्यान दो तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों 60 डिग्री। इसका हाइट कितना है पोल का नहीं मालूम, तो हम इसको क्या ले रहे हैं h। ये कितना है x। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पर एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा h, बेस का वैल्यू क्या होगा x। tan 60 कितना है बच्चों √3h। x का वैल्यू कितना है 15√3, x का वैल्यू कितना है 15√3। अब यहां पे आपको बच्चों अगर h फाइंड करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 15√3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 15√3 इंटू √3 कितना होगा 3, तो h इक्वल टू आ जाएगा 45 मीटर। इसका मतलब है 45 मीटर। इसका मतलब है हाइट ऑफ पोल कितना होगा बच्चों 45 मीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई। इस तरीके से हमारे 10 सीजी बोर्ड का सेट सी कंप्लीट होता है बच्चों। इसके पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।